आज की इस क्लास में हम वेदों के बारे में बात करेंगे। वेद, जैसा आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का एक आधारभूत तत्व है। भारतीय संस्कृति की वेदों के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो जिस प्रकार वेद भारतीय संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे कंपटीशन में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जैसे प्रारंभिक परीक्षा देते हैं तो यहाँ से प्रश्न आते हैं, मेंस लिखते हैं तो यहाँ से प्रश्न आते हैं, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम देते हैं आप, वहाँ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप नेट जेआरएफ देते हैं, पीजीटी टीजीटी देते हैं, और इवन किसी भी ग्रेड का एग्ज़ाम देते हैं आप, जैसे एसएससी वगैरह भी देते हैं, तो बहुत सारे फैक्ट यहाँ से आपको प्राप्त होंगे। तो इस क्लास में हम आपसे क्या बात करने वाले हैं वेदों के बारे में, सबसे पहले उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो वेद है, इस शब्द के बारे में बात करेंगे। ये शब्द, इसका अर्थ क्या है, इसकी बात हम करेंगे। और साथ साथ ये जो वेद है, ये अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो अन्य नाम कौन कौन से हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि 4 वेद हैं, तो इन चारों वेदों के बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। कौन कौन से वेद हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनका क्रम क्या है, इनका प्रतिपाद्य विषय क्या है, एंड सो ऑन। तो इन 4 वेदों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, या आप ये कह लें इनका जो प्रतिपाद्य विषय है, उस पर हम लोग बात करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं और इनसे हमें कैसे क्या सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, क्या बताते हैं ये हमें, ये हम बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे वेदों की सीमाओं के बारे में। यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे वेद मूलतः धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन यहाँ जो भी आपसे हम बात करने वाले हैं उसका धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है। हमारा उद्देश्य है कंपटीशन, हमारा उद्देश्य है सिविल सर्विसेज, हमारा उद्देश्य आईएएस का एग्ज़ाम्स और बहुत सारे एग्ज़ाम्स। यहाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो यहाँ हमारा जो भी दृष्टिकोण होने वाला है, जो अप्रोच होने वाला है, वो पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव अप्रोच होने वाला है। और वेदों की जो व्याख्या हम करने वाले हैं वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सीमाओं की बात है, आप उसको धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे। अभी वास्तव में ऐसी बात कहना, वेदों की सीमाओं के बारे में बात करना, ये संभव नहीं है किसी सामान्य व्यक्ति के लिए। यहाँ जो भी हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे इतिहास लेखन में, इतिहास अध्ययन में क्या सीमाएं हैं वेदों की, उसकी बात हम करेंगे। और लास्ट में हम इनके महत्व की बात करेंगे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करेंगे। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि भारतीय संस्कृति के बिल्कुल आधार है, केंद्र है, सनातन संस्कृति का आधार है वेद, बहुत महत्व है इनका। हर आम इंसान को जानना चाहिए वेदों के बारे में संक्षेप में। तो यहाँ जो महत्व की हम चर्चा करेंगे वह भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही करेंगे। धार्मिक महत्व इसका जो है वो आप सब जानते हैं, वह इस क्लास का अपना विषय नहीं है। यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट हैं, ये खास तौर से उस समय काम आएंगे, आप इसको भी शामिल कर सकते हैं, प्रतिपाद्य विषय को भी, जब आप मेंस का एग्ज़ाम लिखते हैं। आप यूपीएससी देते हैं, यानी आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, कोई पीसीएस देते हैं, आप किसी पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं, स्टेट पीसीएस में जाते हैं, तो जब मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे, ऐसा हम समझते हैं। अभी 2015 में एक प्रश्न आया था, उसकी चर्चा हम करते हैं। 2015 में एक प्रश्न था, ध्यान से समझना है। प्रश्न है, हाउ far can the ancient Indian Shruti literature
बी यूज्ड एज हिस्टोरिकल सोर्सेस। फिर से एक बार सुन ले, हाउ फॉर कैन द एंशियंट इंडियन श्रुति लिटरेचर बी यूज्ड एज हिस्टोरिकल सोर्सेस। प्राचीन भारतीय श्रुति साहित्य का ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में किस सीमा तक उपयोग किया जा सकता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जो लोग आगे का दृष्टिकोण लगते हैं, आईएएस मेंस वगैरह, पीसीएस मेंस वगैरह अगर वो तैयारी कर रहे हैं या आगे करना ही है, आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी है, तो इनका आंसर फॉर्मेटिंग करनी होगी। इस क्लास से थोड़ा बहुत वहाँ भी मदद मिलेगी। प्रश्न है, प्राचीन भारतीय श्रुति साहित्य का ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में किस सीमा तक उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ तो पहली बात ये मन में आपके आई होगी कि यहाँ तो श्रुति साहित्य के बारे में पूछा गया है और मैंने अभी कहा मैं तो वेद के बारे में बात करूँगा। तो जब वेदों के बारे में हम अन्य नामों के बारे में बात करेंगे तो आपको यह बताएंगे कि इसका एक नाम श्रुति है। यानी इस प्रश्न में जो भी आपसे पूछा गया है वह वेदों के बारे में पूछा गया है। ऐतिहासिक लेखन में क्या महत्व है, ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में कैसे उपयोगी है, ये आपसे पूछा गया है। जैसे मेंस का जब आप अध्ययन करेंगे, इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं मेंस के दृष्टिकोण से। मेंस का अध्ययन करेंगे तो एक हमारा है, एक टॉपिक होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से पहले आप उसको और अच्छे से समझ लें, ऐतिहासिक स्रोत एक ये टॉपिक होता है, हिस्टोरिकल सोर्सेस। और ये जो ऐतिहासिक स्रोत है इसको संक्षेप में समझते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। मेंस के लिए थोड़ा सा समझना है, ये अलग से आपका अपना टॉपिक होगा, अलग से क्लास होगी, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कैसे वेद मेंस के लिए उपयोगी है, अभी हमने प्रश्न की भी चर्चा की। टॉपिक के संदर्भ में भी थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि जो क्लास में आप चर्चा कर रहे हैं वो आपके लोअर लेवल से अपर लेवल तक काम आने वाला विषय है। यानी आप छोटा एग्ज़ाम भी देते हैं, एग्ज़ाम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा इन द सेंस छोटे एग्ज़ाम में थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा बातें पूछ ली जाती हैं, और बड़ी एग्ज़ाम में, बड़ी एग्ज़ाम का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं नेट जेआरएफ दे रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, तो वहाँ की प्रारंभिक परीक्षा में वो थोड़ा अवधारणात्मक प्रश्न होते हैं, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। लेकिन बात लगभग यही पढ़नी होती है, आपको पूरी तरह से सब समझना होता है। अब ये जो साहित्यिक स्रोत है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। यानी इतिहास लेखन के जो सोर्सेज हैं उनमें जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो भारतीय साहित्यिक स्रोत, और दूसरा होता है विदेशी वृत्तांत। तो ऐतिहासिक स्रोतों में हमने दो भागों में बांटा है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर साल अगर आप यूपीएससी देते हैं, स्टेट पीसीएस देते हैं, हर साल यहाँ से मेंस का एक क्वेश्चन आता ही आता है। पुरातात्विक स्रोत यानी जो हमें उत्खनन में चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, या बहुत सारे भवन स्मारक हैं, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, उत्खनन सामग्री है, उस पर आधारित जो हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो एक अलग से अपना विषय है। लिटरेरी एविडेंसेस, लिटरेरी सोर्सेस में हम दो भाग बना लेते हैं, तो ये अपने आप में एक टॉपिक हो जाता है। ये जो फॉरेन अकाउंट्स हैं, विदेशी वृत्तांत, ये अपने आप में अलग विषय हो जाता है। अब इसमें और गहराई से आपको जाना पड़ेगा। जैसे इसमें हमने बताया अभिलेख जाना है, अलग से प्रश्न आता है, सिक्कों का महत्व अलग से आपको तैयार करना है। वैसे ही विदेशी वृत्तांत में अरबी लेखक मिलेंगे, तिब्बती चीनी लेखक मिलेंगे, यूनानी लेखक मिलेंगे, और एक एक लेखक पर अलग से मेंस में क्वेश्चन आता है, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है। फॉरेन अकाउंट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब भारतीय जो साहित्यिक स्रोत हैं, हमें समझना क्या है, हमें समझना ये है बहुत संक्षेप में, कैसे वेद
मेंस में किस टॉपिक के अंतर्गत आएंगे, कैसे इसको समझना है, कैसे अपने माइंड में इसको हमको रखना है। भारतीय साहित्यिक स्रोत में हम धार्मिक साहित्य आता है और लौकिक साहित्य आता है, यानी जिसमें सांसारिक विषयों की बात होती है। धार्मिक साहित्य यानी जो धर्म से रिलेटेड है। अब इसमें भी आस्तिक साहित्य, नास्तिक साहित्य आता है। आस्तिक साहित्य में जैसे आपका ब्राह्मण साहित्य आ जाता है, महाभारत आ गया, रामायण आ गया, पुराण आ गया, स्मृति ग्रंथ आ गए, ऐसा। और जो अन्य है नास्तिक साहित्य है, उसमें बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है। तो इस तरह से एक मोटा मोटा वर्गीकरण करते हैं। इसको और विस्तार से मेंस की जब कक्षाएं होंगी, ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। बहुत विस्तार से इन विषयों को जानना होता है मेंस की दृष्टि से। और जो यहाँ से जुड़ी हुई फैक्ट है वो आपके प्रीलिम में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको आपको तैयार करना है। तो यहाँ जो ब्राह्मण साहित्य है, इसमें आप अध्ययन करते हैं वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य में वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक ग्रंथ आते हैं और उपनिषद आते हैं। तो हमें अध्ययन, हमारे क्लास का विषय क्या है? हमारे क्लास का विषय है वेद। पहले ही हमने कहा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसकी विवेचना हम आपकी इस क्लास में करने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी वेद किसके भाग है? ऐतिहासिक स्रोतों के भाग है। ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत के भाग है। साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्यिक स्रोत के भाग है और उसमें जो धार्मिक साहित्य है उसके भाग है। धार्मिक साहित्य में जो ब्राह्मण हमारा साहित्य है, जो सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है, उससे संबंध रखता है। उसमें भी वैदिक साहित्य से संबंध रखता है और वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है वेद या श्रुति। तो यहाँ से अभी हमने पहले भी प्रश्न आपको बताया है, 2015 IAS में आया है, जिसको अभी हमने लिखवाया है, उसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ इस दृष्टिकोण से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अब हम लोग जो बात करेंगे वो सबसे पहले वेद के शब्द पर बात करेंगे। अब वेद जो शब्द है वो विद धातु से बना है। संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ होता है जानना, यानी एक प्रकार से नॉलेज के प्रतीक है, ज्ञान के प्रतीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं वेद ज्ञान के प्रतीक है, ज्ञान के द्योतक है। ये संस्कृत के शब्द विद धातु से बना हुआ है जो ज्ञान का द्योतक है। अब यहाँ पर संस्कृत शब्द हमने लिया, एक सामान्य सी जिज्ञासा होती है, सामान्य सा प्रश्न होता है कि वेदों की भाषा क्या है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वेदों की भाषा सामान्य तौर से हम लोग संस्कृत समझते हैं और ऐसा है भी। लेकिन ये जो संस्कृत है, जैसे आप एग्ज़ाम देने गए, कोई वनडे एग्ज़ाम में देने गए, वेद किस भाषा में है, अगर वहाँ पर अन्य भाषाओं में एक भाषा संस्कृत है तो उसको टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझना है, इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे जो वेद हमारे हैं, वेद आरंभ में जिस भाषा में लिखे गए हैं वो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत। और जो संस्कृत आज हम लोग बोलते हैं वो लौकिक संस्कृत है। तो ये वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में अंतर क्या है? आपने जैसे वैदिक साहित्य का जब अध्ययन करेंगे तो बहुत लेटर फेज में उपनिषद के बाद वेदांग लिखे जाते हैं। वेदांग, वेदांग, ये वेदांग लिखे जाते हैं और ये 6 वेदांग हैं। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है, ज्योतिष है। तो वैदिक साहित्य बहुत कठिन भाषा में थी, वैदिक संस्कृत। इसको आसान बनाने के लिए वेदांगों की रचना हुई और तब जाकर के हमें लौकिक संस्कृत प्राप्त होता है। और इसी के बाद जो भाषा का विकास आप अध्ययन करेंगे
वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट्ट है, पुरानी हिंदी है और आज जो मानक हिंदी, नई हिंदी जिसको हम कहते हैं, ये भाषा का विकास हो जाता है। तो वेद एक्चुअल में किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ये आपको ध्यान में रखना है। विकल्प नहीं मिलेगा तो हम संस्कृत लगाएंगे, संस्कृत भाषा में है। तो ये बात आपको थोड़ा सा समझ के रखना है। इसके बाद हमने आपको बताया है कि वेद के अन्य नामों के बारे में। जैसे वेद हमारी श्रवण परंपरा में है, सुनने वाली परंपरा में है, यानी ऋषि ने अपने शिष्य को वेद याद कराया, कंठस्थ कराया, शिष्य ने अपने शिष्य को कराया और एक परंपरा चली आ रही है। अब ये जो परंपरा है, इस परंपरा को ये हजारों साल से है। तो यानी वेद हम ऐसा कह सकते हैं सुनने की परंपरा में है। गुरु ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, शिष्य ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया। तो ये वेद सुनने की परंपरा पर आधारित है, श्रवण परंपरा पर आधारित है, इसलिए इनका एक नाम श्रुति हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रुति हो जाता है। अभी हमने जब मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, 2015 के प्रश्न को डिस्कस किया था, तो श्रुति शब्द का इस्तेमाल किया था। यानी श्रुति के बारे में बात करने का अर्थ है हम वेदों के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद वेदों में क्या है? वेदों में जो उस समय धार्मिक क्रियाकलाप हैं, यज्ञ है, देवताओं की स्तुति है, उनके लिए जो मंत्र ऋचाएँ लिखी गई हैं, ऋचा का मतलब मंत्र, उनका संग्रह है। तो ऋचाओं का संग्रह होने के कारण वेदों का एक नाम और हो जाता है। बहुत ऋचाएँ हैं, इनका संग्रह हो जाने के कारण वेदों को संहिता भी कहते हैं। वेद अबाध परंपरा में है, नित्य चले आ रहे हैं, इसलिए वेदों का एक और नाम है, वो है नित्य। नाम से स्पष्ट है, नित्य। ये अबाध परंपरा में है, लगातार चले आ रहे हैं, नित्य। एक प्रश्न और पूछा जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेदों के नाम से जुड़ा हुआ है, बड़ा आपको अच्छा लगेगा। अक्सर ये पूछा जाता है वेदों को किसने लिखा? तो एक सामान्य सा उत्तर मिला है अपने इस इतिहास के अध्यापन के लंबे अनुभव में, एक सामान्य सा उत्तर प्राप्त हो जाता है, वो है कि व्यास मुनि ने। व्यास मुनि ने, तो इसको समझना है, व्यास मुनि ने, ये उत्तर मिलता है। ये उत्तर गलत है। वेदों को किसी ऋषि ने नहीं लिखा, किसी मनुष्य ने नहीं लिखा। वेद ईश्वरीय वाणी है, परंपरा में ये माना जाता है, ये दिव्य वाणी है, ईश्वरीय वाणी है। व्यास मुनि ने इनका संकलन किया है, इनका लिखा नहीं। चूँकि वेदों को किसी पुरुष ने नहीं लिखा, इसलिए वेदों का एक और नाम है, वो है अपौरुषेय। क्या नाम है? अपौरुषेय। उसको आप लिख सकते हैं कि किसी पुरुष ने रचना नहीं किया है, इसलिए वेदों का एक और नाम हो जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय, किसी पुरुष की रचना नहीं है। तो व्यास मुनि से कैसे कनेक्शन है? व्यास मुनि ने क्या किया है? कंपाइल किया है, कंपाइलेशन ऑफ वेदास, कंपाइल किया है, संकलन किया है। शब्द आपको ध्यान में रखना है। वेदों का संकलन किसने? राइटर नहीं है, लेखक नहीं है, ईश्वरीय वाणी है, व्यास मुनि ने किया है, इसलिए वेदव्यास कहते हैं, वेद व्यास कहते हैं। और वैसे आप जानते हैं कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाने जाते हैं। एक वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी फैक्ट है, कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वेदों का लेखक कौन है, तो आप कहेंगे वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं किया है, वेद ईश्वरीय वाणी है, इसलिए उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है, चूँकि पुरुष ने रचना नहीं किया है। व्यास मुनि ने इनका संकलन किया है, इसलिए व्यास मुनि को वेदव्यास कहते हैं। ये बात आपको समझना है। यानी वेदों के नाम के संदर्भ में हमने देखा
एक नाम श्रुति हो जाता है, यानी श्रुति साहित्य की चर्चा हो रही है, वेदों की चर्चा हो रही है। संहिताओं की बात हो रही है तो वेदों की चर्चा हो रही है। अपौरुषेय ग्रंथों की बात हो रही है तो वेदों की चर्चा हो रही है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग ये बात करेंगे कि कौन कौन से वेद हैं, इनकी चर्चा करने वाले हैं, और इन वेदों में क्या क्या है इनको हम देखेंगे। तो 4 वेद, जिन छात्रों ने अभी IAS PCS की तैयारी शुरू की है या अभी इतिहास पढ़ना शुरू किया है, ये नाम याद करना बड़ा ज़रूरी होता है। कौन कौन से वेद है, क्रम से क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेंस का एग्ज़ाम लिखते हैं तो वहाँ पर तथ्यों की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इतिहास में अगर आपको तथ्यों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं होगा तो उत्तर लेखन कैसे करेंगे आप। मेंस में विचार प्राथमिक होता है, लेकिन फिर भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तर को सुंदर बनाने के लिए तथ्यों का भी उल्लेख करना ज़रूरी होता है। अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी बात के प्रमाण में आप तथ्यों को उल्लेख करते हैं, इसलिए मेंस के लिए भी बड़ा उपयोगी हो जाता है। अब ये 4 वेद कौन कौन से हैं इनको आप देखिए। जो पहला वेद है वो ऋग्वेद है, इनको नोट कर लेंगे नए विद्यार्थी खास तौर से, ऋग्वेदा। दूसरा वेद जो है वो सामवेद है, सामवेदा। और जो तीसरा वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेदा। और चौथा जो आपका है वो अथर्ववेद। अथर्ववेदा, ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों को आपको नोट करना है। पहला ऋग्वेद, क्रम से ही आपको नोट करना है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये आपको क्रम से, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में इनका क्रम पूछा जाता है, वैदिक साहित्य का क्रम पूछा जाता है। अभी आपने ध्यान दिया होगा जब मैं मेंस की चर्चा कर रहा था, वैदिक साहित्य में पहले वेद आएंगे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, आप ध्यान दिया होगा आपने, उसके बाद आरण्यक आएंगे, उपनिषद। उनका क्रम चेंज नहीं हो सकता, उनको क्रम से ही आपको लिखना है। पूरा विज्ञान है। इतिहास में भी आप वैज्ञानिकता देखेंगे। आगे हम लोग हिस्टोरियोग्राफी में चर्चा करेंगे, जहाँ पर इतिहास बिल्कुल विज्ञान की तरह हो जाता है। अध्ययन में भी आप इसको फील करेंगे, ऐसा हम मानते हैं। अब हम एक एक वेदों के बारे में बात करेंगे। 4 वेदों में, इस वेद में क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इनका प्रतिपाद्य विषय क्या है, एक एक वेदों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। अब ऋग्वेद में जो पहली बात आपको जानना है, प्रतिपाद्य विषय क्या है, इससे हमें इसमें है क्या, ये बात समझनी है। तो आप नोट कर लें, जो ऋग्वैदिक देवतागण हैं, देवताओं की प्रार्थना में, स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। देवताओं की स्तुति में, यदि प्रार्थना में, प्रेयर में जो मंत्र रचे गए हैं उनका संकलन है। दूसरा पॉइंट जो आपको नोट करना है वो है, हर वेद के बारे में आपको ये जानना है कि पुरोहित कौन है, प्रीस्ट कौन है, पुजारी कौन है। ऋग्वेद का, सामवेद का, हर वेद के बारे में आपको समझना है। तो जो पुरोहित है वो है होत्र या होत्री। अगला जो पॉइंट आपको समझना है वो ये है कि इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं, ये समझना है। और इसको आगे भी अभी हम देखेंगे। 10 मंडल में पहले से ही आप इसको अभी देख लीजिए। अब 10 मंडल में जो 2 से 7 मंडल हैं उनको गोत्र मंडल कहते हैं। आपसे पूछा जाता है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आपका उत्तर होगा 10 मंडल हैं। गोत्र मंडल किसे कहा जाता है, 2 से 7 मंडल। गोत्र मंडल का आशय ये है कि ये जो
2 से 7 मंडल हैं, ये बहुत प्रामाणिक माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक कुल के ऋषियों ने इनका संकलन किया है, तो हर एक मंडल से एक ऋषि जुड़ा हुआ है और ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है इनके नाम जानना। ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो जो दूसरा मंडल है, आप इसको लोग लिख सकते हैं, जो दूसरा मंडल है उससे जो ऋषि जुड़े हुए हैं उनका नाम है गृत्समत। तीसरा मंडल जो है उससे जुड़े हुए हैं विश्वामित्र। चौथा मंडल है उससे जुड़े हुए हैं वामदेव। पांचवा मंडल अत्रि ऋषि जुड़े हुए हैं और छठा मंडल जो है वो भारद्वाज जुड़े हुए हैं और सातवें मंडल से वशिष्ठ जुड़े हुए हैं। दूसरे मंडल से गृत्समत, तीसरे मंडल से विश्वामित्र, चौथे से वामदेव, पांचवें से अत्रि, छठे से भारद्वाज और सातवें से वशिष्ठ। ये प्रामाणिक है 2 से 7 मंडल। इसके बाद जो पहला मंडल बचता है 8, 9, 10वां मंडल बचता है, ये माना जाता है कि ये प्रक्षिप्त हैं, बाद में जोड़े गए हैं, उतने प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं, यानी इनका इंटरपोलेशन हुआ है, इनको जोड़ा गया है, बाद में ऐड किया गया है, ऐसा आपको समझना है। फिर भी उन मंडलों के बारे में भी थोड़ा सा आप जान लें। जैसे जो पहला मंडल है, इससे जो ऋषि जुड़े हुए हैं वो दीर्घतमा अंगिरा ऋषि जुड़े हुए हैं। 8वां जो मंडल है 2 से 7 तक यहाँ हो गए, कण्व ऋषि जुड़े हुए हैं। 9वां जो मंडल है उससे पवमान अंगिरा जुड़े हुए हैं और जो 10वां मंडल है वो महासूक्ति है, क्षुद्र सूक्ति है। तो ये 10 मंडल के बारे में एक संक्षिप्त बातें हैं। गोत्र मंडल इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो 10 मंडल हैं, यहाँ से और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हुए हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका जो तीसरा मंडल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है गायत्री मंत्र के बारे में। पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, तो आपका उत्तर होगा तीसरा मंडल। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है, तो आपका उत्तर होगा विश्वामित्र में। जो चौथा मंडल है, यहाँ से बहुत सारी कृषि संबंधी प्रक्रियाएं लिखी हुई हैं, उनका उल्लेख है, कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का उल्लेख है। और जो इसके बाद जो आपका 7वां मंडल है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 7वां मंडल, 7वें मंडल में एक दासराज युद्ध का उल्लेख है, आप इसको नोट कर लेंगे। दासराज युद्ध 7वें मंडल में, जिसमें दासराज नाम से इसको 10 राज्य भी कहते हैं, दास राज्य भी कहते हैं, यानी 10 राजाओं का युद्ध। वनडे एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मेंस की दृष्टिकोण से भी जब आप बताएंगे कि क्या क्या उल्लेख है, तो थोड़ी राजनीतिक घटनाएं भी हैं, उसमें आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। 10 राजाओं में इसमें 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे, वो भी आपको याद करने पड़ते हैं। तो दासराज युद्ध में 5 आर्य जैसे आप लिख सकते हैं अनु, दुहु, यदु, पुरु, तुर्वस। आप यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, दासराज्य या दासराज युद्ध। एक पक्ष के पुरोहित आपके वशिष्ठ थे और एक पक्ष के पुरोहित विश्वामित्र थे। तो इसमें 5 आर्य हैं और 5 अनार्य हैं। आर्य में जो आपको नाम लिखना है अनु, दुह, यदु,
पुरु और तुर्वस। ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत, मतलब जैसे आप नेट जेआरएफ वगैरह दे रहे हैं तभी पूछे जाते हैं, बहुत रेयरली पूछे जाते हैं इतनी गहराई से। वनडे एग्ज़ाम में सामान्य रूप से नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी एक बार आप अपना देख सकते हैं। 5 अनारे, उसमें अनल है, अनल, पक्त, भलानस, शिव और विषाणी। किस नदी के किनारे दासराग युद्ध हुआ था पूछा जाता है, तो रावी नदी के किनारे। आप रावी नदी के किनारे, जो वैदिक काल में जिसको परशुली कहते थे, परशुली नदी के किनारे, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो नौवां मंडल है, यहाँ से सोम देवता जुड़े हुए हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 9वें से आपके सोम देवता जुड़े हुए हैं, सोम। जो 10वां मंडल है, यहाँ से आपका पुरुष सूक्त जुड़ा हुआ है, बहुत पूछा जाता है पुरुष सूक्त। आपसे पूछा जाता है पुरुष सूक्त का उल्लेख किसमें है। अब पुरुष सूक्त का महत्व क्या है? पहली बार चारों वर्णों का, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख हमें पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। ऐसा भी पूछा गया है कि पहली बार शूद्रों का उल्लेख कहाँ है, तो भी पुरुष सूक्त में है। ऐसा बताया गया है इसमें कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का जन्म होता है, भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म होता है, जंघाओं से वैश्यों का जन्म होता है और नीचे पैर से शूद्रों का जन्म होता है। लेकिन ये एक विराट पुरुष के ही अंग है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं था वैदिक काल में। वर्ण सिस्टम में आप देखेंगे ये चारों वर्ण कर्मों पर आधारित है। आपका कर्म बदलता है, आपका वर्ण बदल जाता है। तो बहुत साइंटिफिक था, बहुत वैज्ञानिक था। बाद में जो कमियां आई हैं, बाद में जो विसंगतियां हैं, वो बाद की है, उनको आप बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे वर्ण व्यवस्था के विषय में। तो ये हमारा हुआ 10 मंडल, क्या क्या जुड़ा हुआ है, कहाँ से क्या पूछा जाता है, ये हमने आपको बताया। इसके अलावा ऋग्वेद के 3 भाग हैं, जैसे साकल, 1017 मंत्र इसमें हैं। दूसरा बाल खिले, इसमें कुल 11 मंत्र हैं। और तीसरा वास्कल, इसमें कहते हैं 56 मंत्र थे, लेकिन ये अभी प्राप्त नहीं है, अप्राप्य है। अभी जो हमें प्राप्त है वो साकल है, बाल खिले है। 1017, 11 कितना हो गया? 1028। तभी आप पुस्तकों में अध्ययन करते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 1028। अब हम लोग बात करेंगे अगले वेद के बारे में। इतना बहुत हो गया, आप सब इसको नोट करेंगे और इसको याद करेंगे। हम लोग बात करेंगे सामवेदा के बारे में। सामवेद में क्या था? साम का जो अर्थ है वो है गाए जाने वाले पद, यानी ऐसी ऋचाएँ, ऐसे मंत्र जिनको हम गा सकते हैं, सुर ताल में बोल सकते हैं, लय के साथ कह सकते हैं। तो सामवेद में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। और इसका जो पुरोहित है वो उद्गाता है। इसमें जो ऋग्वेद के ही बहुत सारे मंत्र आए हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 78, इसमें जो 78 मंत्र हैं वो नए हैं। और ये जो मंत्र हैं वो सूर्य को समर्पित है। पूछा जाता है ऋग्वेद के मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य को। वैदिक काल में सवित्र भी सूर्य का ही नाम है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो वह भी सवित्र सूर्य को समर्पित था, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। अब इसके बाद इसमें जो आपको समझना है, इसके जो भाग हैं 3 भाग हो जाते हैं सामवेद के। आप ऐसे लिख सकते हैं: कौथुम,
राणायनीय और जैमिनीय। कौथुम, राणायनी और जैमिनी, ये 3 नाम आपको याद रखना है। सामवेद के ये भाग है। इसमें जो कौथुम शाखा है वो बहुत प्रामाणिक मानी जाती है, ज़्यादा महत्व उसका है सामवेद में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेदा के बारे में, इसमें यज्ञ के समय जो मंत्र कहे जाते हैं, बोले जाते हैं, उनका संकलन है। यानी याज्ञिक अनुष्ठान में गाए जाने वाले या पढ़े जाने वाले मंत्रों का संग्रह कहाँ है? यजुर्वेद में है। यजुर का अर्थ ही होता है यज्ञ। जैसे आपने ऋग्वेद किया तो वैदिक काल में जो ऋग शब्द है वो गद्य के लिए प्रयोग होता था। जो अभी साम आपने किया, जो गेय पद है उसके लिए साम इस्तेमाल होता है। वैसे यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। ये बात दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाएगी, इसलिए मैंने उल्लेख किया। अब इसका जो पुरोहित है वो है अध्वर्यु। इसका पुरोहित है अध्वर्यु। अध्वर्यु। अब इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो क्या है? एकमात्र वेद है जो गद्य में भी है, पद्य में भी है। एकमात्र वेद। तो ये यजुर्वेद के बारे में कुछ खास बातें जो आप नोट करेंगे। 2 शाखाएं इसकी हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। वाजसनेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद प्रामाणिक माना जाता है दोनों यजुर्वेद के दोनों भागों में। और इसके जो दृष्टा हैं, दृष्टा यानी पहले बार ऋषि जिन्होंने इसको पहले ग्रहण किया ईश्वरीय वाणी के रूप में, ऐसा माना जाता है, वो याज्ञवल्क हैं। वो वाजसनेयी के पुत्र थे। तो याज्ञवल्क के पिता थे वाजसनेयी और पहले दृष्टा इसके याज्ञवल्क थे, इसलिए ये वाजसनेयी कहा जाता है कि वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क इसके प्रथम दृष्टा थे, आप ऐसा कह सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के बारे में बात करेंगे। अथर्ववेद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे समझना है? अथर्ववेद आर्य और अनार्य 2 शब्द आप सुनते होंगे। आर्य के बारे में ये माना जाता है कि बाहर से आए, उसकी अपनी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। आर्यों के आगमन में हम लोग पढ़ेंगे। और यद्यपि आज की हिस्टोरियोग्राफी में ये माना जाता है या ऐसा मानने का प्रयास किया जा रहा है, तथ्य खोजे जा रहे हैं, अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है कि आर्य मूल रूप से यहीं के थे, तो यह एक विवादास्पद विषय है। सामान्य रूप से आर्य और अनार्य 2 संस्कृतियाँ थीं और दोनों का मिलन, जब दोनों का मिलन होगा तो एक दूसरे की संस्कृतियाँ, एक दूसरे की सांस्कृतिक तत्वों से दोनों अवगत होंगे और दोनों प्रभावित होंगे। अथर्ववेद से इस बात का पता चलता है। जब आर्यों ने अनार्यों की बहुत सारी सांस्कृतिक पद्धतियाँ, पूजा पद्धतियाँ, उनको स्वीकार कर लिया। कैसे, उसको देखना है। अब यहाँ पर तंत्र मंत्र उसका उल्लेख मिलता है। जादू टोना, रोग निवारण, मारण शक्ति, ऐसी बातों का यहाँ उल्लेख है, इट्सेट्रा। तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोग निवारण, मारण शक्ति, रहस्यवादी बातें,
तमाम इस प्रकार की बातें हैं। तो आर्य मूल रूप से तंत्र मंत्र जादू टोने पर विश्वास नहीं करते थे। ये अनार्यों की पूजा पद्धतियाँ हैं, आर्यों ने इनको स्वीकार किया है। तो यहाँ दो सांस्कृतिक मिलन की बात हो रही है और मेंस में सब आपको यही बातें लिखनी होती हैं, आगे जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर विविध प्रकार की औषधियों का उल्लेख है, औषधियों का उल्लेख है। इसका जो पुरोहित है वो ब्रह्मा है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे अथर्ववेद, किस लिए अथर्ववेद कहा गया कि अथर्वा नामक ऋषि इसके पहले दृष्टा थे, इसलिए अथर्ववेद। एक नाम इसका और है, वो है, नोट कर लेंगे, अथर्वांगी रसवेद। अथर्व ऋषि के साथ साथ आंगिरस ऋषि भी इसके दृष्टा थे, इसलिए इसको कहा गया अथर्वांगिरस वेद। तो आप इसको नोट कर लेंगे। इसके अलावा अथर्ववेद में ज़्यादातर लौकिक विषयों की बात है, सांसारिक विषयों की बात है और इसलिए ये वेद त्रयी में भी शामिल नहीं किया जाता। वेद त्रयी आप इसको नोट कर सकते हैं। पहले वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये वेद त्रयी में आएंगे। वेद त्रयी। अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता क्योंकि इसमें सांसारिक विषयों का विवेचन है, लौकिक विषयों का ज़्यादा विवेचन है। लेकिन कुछ ऋचाएँ, कुछ मंत्र ब्रह्म के बारे में भी हैं, इसलिए इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं। तो अथर्ववेद का एक नाम अथर्वांगिरस वेद हो जाता है और कुछ ऋचाएँ, कुछ मंत्र ब्रह्म के बारे में भी हैं, इसलिए इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। दो शाखाएं इसकी हैं, एक है पिप्पलाद और दूसरी है शौनक। इसमें जो शौनक शाखा है वो ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाती है। तो यहाँ हम लोगों ने ये देख लिया चारों वेदों के बारे में। मोटे तौर से हमने ऋग्वेद के बारे में क्या प्रतिपाद्य विषय है, कैसे उसमें गद्य वाले जो ऋचाएँ हैं, ऋग का मतलब हमने समझाया। सामवेद के बारे में साम जो गेय पद है उनका संकलन है, उसके बारे में समझाया। और इसीलिए आपका एक प्रश्न और बनता है कि भारत में संगीत का जनक किसको माना जाता है, तो गेय पद होने के कारण सामवेद को माना जाता है। कैसे हमने यजुर्वेद के बारे में, गद्य और पद्य दोनों में है, और ये अथर्ववेद के बारे में। तो चार वेद और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग बात करेंगे मेंस के दृष्टिकोण से क्या सीमाएं हैं, क्या महत्व है। मेंस में जैसे 2015 का जो प्रश्न था, कैसे ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में उपयोगी है, जब आप इसका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2015 का जो प्रश्न है कि श्रुति साहित्य कैसे ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में उपयोगी है, इसको जब आप लिखेंगे तो सामान्य रूप से पहले आप भूमिका बनाएंगे। अनेक बार हमने स्पष्ट किया है कि भूमिका ये आपकी BA वाली भूमिका नहीं होगी, बिल्कुल टू द पॉइंट हम लिखेंगे। यानी आप पहले श्रुति साहित्य के बारे में बता सकते हैं कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो वेद आते हैं उन्हें हम श्रुति के नाम से जानते हैं। ये चार हमारे वेद हैं। इस तरह की कोई एक दो लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। या अभी हमने ऐतिहासिक स्रोत आपको बताया, ऐतिहासिक स्रोत में बताइए कि साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत जो हमारा भारतीय साहित्यिक स्रोत है उसमें ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत श्रुति साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। भूमिका बनाने के बाद आप जो वेद हैं उनके बारे में लिखेंगे, चारों वेदों के बारे में, और इनसे हमें क्या क्या सूचना मिल रही है। ऋग्वेद से हमें क्या सूचना मिल रही है, ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक कालीन जीवन के बारे में, यानी उसका जो समय है 1500 से लेकर के 1000 BC का, उसके बारे में जानकारी मिल रही है।
सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में, सांस्कृतिक जीवन के बारे में और थोड़ा बहुत राजनीतिक जीवन के बारे में। जो बात के हमारे 3 वेद हैं उनसे उत्तर वैदिक कालीन जीवन के बारे में सूचना मिल रही है, जो 1000 से लेकर के 600 BC तक हो जाता है। समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, संस्कृति, धर्म, दर्शन के बारे में सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। बहुत सारे फैक्ट हमने बताया है, आप उनसे कुछ तथ्य वहाँ से नोट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट हमको यहाँ डिस्कस करना है वो आपको लास्ट में लिखना होता है कि जो श्रुति साहित्य है उसकी सीमाएं क्या हैं, और लास्ट में आपको इसके महत्व के बारे में लिखना है। अंत हमारा IAS मेंस एग्ज़ाम में हमेशा सकारात्मक ही हो, महत्व के बारे में लिखें। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं आप सीमाएं बाद में लिखें, सीमाएं पहले लिखें और महत्व बाद में। कहा भी जाता है अंत भला तो सब भला। सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनी बात को हम समाप्त करेंगे। अब सीमाओं में जो पहली बात आपको समझनी है वो ये है कि ये जो हमारे वेद हैं इनके काल के बारे में सूचनाएं नहीं है, किस समय ये लिखे गए हैं, यानी इनमें काल की अवधारणा के बारे में पता नहीं चलता। जैसे इतिहास का जब आप अध्ययन करते हैं तो इतिहास के 2 आधार स्तंभ होते हैं। हिस्टोरियोग्राफी में आप पढ़ेंगे इसको। 2 आधार स्तंभ होते हैं। एक तो होता है देश, स्पेस, यानी कोई ना कोई घटना या हर एक घटना किसी न किसी स्पेस में होगी, स्थान में होगी। और दूसरा होता है टाइम, उसका समय होगा। बिना स्थान के और समय के ज्ञान के हम ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख कर ही नहीं पाएंगे। तो अब वेद कहाँ लिखे गए इसके बारे में पता नहीं है, देश की अवधारणा के बारे में पता नहीं, देश की अवधारणा की सीमा है, कहाँ लिखे गए। अब जैसे ही अनुमान कर लिया जाता है कि ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख है, तो ऐसा माना जाता है कि सप्त सिंधु क्षेत्र में ये लिखे गए। काल की जहाँ तक बात है तो आज के समय में ये रिसर्च हुआ, जो वो रिसर्च के बारे में हमें पता चला। वेदों में कहीं ये नहीं लिखा है कि ये कब लिखे गए, कहाँ लिखे गए। आज हम लोग जैसे बात करते हैं, आधुनिक जो अनुसंधान है वो ये कहते हैं कि ऋग्वेद हमारे लगभग 1500 से पहले की रचना नहीं है, ऐसा भाषा वैज्ञानिकों का मानना है। उन्होंने एक ईरानी ग्रंथ है जेंद-अवेस्ता, ईरानी ग्रंथ है जेंद-अवेस्ता, यूरोपीय भाषाओं से भी तुलना किया है जेंद-अवेस्ता, उससे तुलना करके इस समय को बताया है। इसीलिए ऋग्वैदिक काल का समय ही माना जाता है। यद्यपि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में DU में संस्कृत डिपार्टमेंट में एक सेमिनार हुआ और उसमें ऋग्वेद का जो समय है वो 4500 से 6000 तक बात उसमें की जा रही थी। लेकिन ये अभी आरंभिक चरण में है और इस रिसर्च का हमने यहाँ उल्लेख कर दिया है कि ऋग्वेद मानना है भाषा वैज्ञानिकों का कि लगभग ये 4500 ईसा पूर्व के पहले तक थे। 6000 तक इसको कुछ लोग ले जा रहे हैं। तो अभी वो अनुसंधान में है, अभी हमको सिर्फ इतनी ही बात करनी है। इसके अलावा तमाम सूचनाएं तो हमें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन राजनीतिक जीवन के बारे में बहुत कम सूचनाएं हैं, यानी अंशतः ही सूचना हमें प्राप्त हो रही है। तो ये बहुत बड़ी सीमा हो जाती है। और ये बात हमने पहले ही कहा था कि ये जो ग्रंथ है इनका स्वरूप क्या है, धार्मिक है। ये अपने आप में एक बड़ी सीमा हो जाती है, यानी सांसारिक जीवन के बारे में, घटनाओं के बारे में, व्यक्तित्वों के बारे में, राजाओं के बारे में बहुत कम सूचनाएं हैं। तो इस तरह से आप अपने आंसर फॉर्मेटिंग में सीमाओं के बारे में लिखेंगे कि काल की अवधारणा की सीमा है, देश की अवधारणा की सीमा है, राजनीतिक जीवन के बारे में कम सूचनाएं मिल रही हैं और इनका स्वरूप धार्मिक है। ये हमने आपको बताया। इसके बाद हम लोग काम करेंगे महत्व के बारे में। लास्ट में पहला पॉइंट पहले ही हमने आपको बताया कि धार्मिक दृष्टिकोण से तो इनका महत्व है ही निर्विवाद रूप से, वहाँ पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। दूसरी बात, जिस काल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, वैदिक काल, जो वेदों पर आधारित है, वैदिक साहित्य पर आधारित है, तो वैदिक काल को जानने के एकमात्र स्रोत हैं
और इस दृष्टिकोण से वेदों का बहुत महत्व है इतिहास लेखन में। तो ये आप लिख सकते हैं कि वैदिक काल को जानने के एकमात्र स्रोत है। ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बात, आज के समय में हिस्टोरियोग्राफी में तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा है, बहुत ध्यान से समझना है। यानी इतिहास के अध्ययन और लेखन में तुलनात्मक अध्ययन होता है। पुरातात्विक साक्ष्यों पर बहुत बल दिया जा रहा है आज के समय में, यानी उत्खनन में जो हमें प्राप्त हो रहा है, अभिलेख है, सिक्के हैं, भवन है, स्मारक है, या उत्खनन से जो सामग्री मिली है उन पर बहुत बल है। और उनको साहित्यिक साक्ष्यों से मिलाकर देखने की बात है। यानी उत्खनन में जो हमें मिलेगा उसको साहित्यिक स्रोतों से अगर वो मिल जाता है तो वह बात प्रामाणिक हो जाती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान में इतिहास लेखन में तुलनात्मक दृष्टिकोण से जो अध्ययन हो रहा है उसमें भी ये वैदिक साहित्य या वेद श्रुति साहित्य विशेष महत्व रखते हैं।